तो केमिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पीरियडिक टेबल के बारे में कुछ और बात जानने वाले हैं इन डिटेल। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड नो स्टे ट्यून्ड स्टडी आर्ट। आइए यहाँ पे है पीरियडिक टेबल। तो जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने एक जो है पीरियडिक टेबल का चार्ट उसको हमने समझाया था। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उसका इतिहास यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जहाँ पे हमने डोबेनेरर का ट्रिक सिद्धांत, उसके बाद न्यूलैंड्स का स्टक नियम, फिर मेंडलीफ का आवर्त सारणी एंड देन मोसले का जो आवर्त सारणी है, जहाँ पे हमने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो यानी कि एटॉमिक नंबर को आधार बना करके, परमाणु संख्या को आधार बना करके मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया गया है। तो वहीं पे कुछ और बात हम समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 18 है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या कहते हैं, तो हम आवर्त कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। तो यहाँ पे हम अगर ग्रुप का बात करें तो देखिएगा इसमें कुल क्या है, 9 वर्ग है और प्लस इसके 9 जो हैं वह उपवर्ग है। तो यहाँ पे वर्ग और उपवर्ग दोनों मिला करके इसकी संख्या कितनी होती है, कुछ 18 होती है। इस प्रकार से जैसे कि हम ग्रुप का बात करें, यहाँ पे पीरियडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल कॉलम है उसकी संख्या 18 है। जहाँ पे वर्ग और उपवर्ग है उसकी बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं वर्ग 1A, या जिसको कि वर्ग 1 हम कहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर भी हमने बताया था कब, जिस समय हम वर्ग निकाल रहे थे, अर्थात वर्ग और आवर्त किस प्रकार से निकाला जाता है। और हमने वहाँ पे यह भी देखा था कि यह किस ब्लॉक में लाइज करते हैं, अर्थात यह किस ब्लॉक में होता है। तो इन सबों का बात किया था, जिसका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, उसके बाद 37, 55 और 87। हमने बताया था कि यहाँ पे जो मैक्सिमम रह सकने वाले एलिमेंट हैं, यानी कि 2n² के अनुसार से निकालते हैं। तो पहला वर्ग में हम अगर 8 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, फिर इसमें अगर 18 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, फिर इसमें अगर 18 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, और इसमें अगर 32 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। यह बात हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ पे कुछ इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, यह सभी हम बात कर लिए थे। यहाँ पे देखिएगा यही बात लिखा है, वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है, और वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ इसका नामाकरण किया गया है, उस नामाकरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्ग और नाम है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा जैसे यहाँ पे जो वर्ग 1 के एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। वर्ग 2 का जो एलिमेंट है जिसका सेकंड A या 2 कहते हैं, वो उसको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु या अल्कली अर्थ मेटर कहते हैं। फिर वर्ग 3A यानी कि जो 13 के एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, बोरन परिवार, ऑलरेडी हमने बात किया था। फिर वर्ग 14 जो है जिसको कि 4A कहते हैं उपवर्ग, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन परिवार। फिर ये 5A या जिसको कि हम वर्ग 15 कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइजनस जो आपका एलिमेंट है, यानी कि जो जहरीला जो तत्व है वो होता है, अर्थात पिक्टोजेन एलिमेंट इसमें रहता है। फिर जो आपका 6A है, या इसी को हम 16 जो वर्ग है उसमें कौन सा रहता है, तो चेलोजन परिवार के मेंबर्स रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं। फिर जो 7A है या जिसको हम 17 कहते हैं वर्ग, उसमें हेलोजन
के सारे एलिमेंट रहते हैं हैलोजन समूह के, और फिर ये क्या होते हैं, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। फिर जो 8A है या फिर इसी को 18 ग्रुप वर्ग कहा जाता है या फिर इसी को 0 ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसेज पाया जाता है, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन और रेडन। इसके बाद फिर 1B जो 11वां एलिमेंट होता है, यहाँ पे मृदा धातु यानी कि जो आपका सॉइल मटेरियल्स होता है यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पे सेकंड B या जो वर्ग 12 होते हैं, यहाँ पे वोलाटाइल मटेरियल पाया जाता है, यानी कि उड़नशील धातु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यह था यहाँ पे पीरियडिक टेबल में जिस पे कि एलिमेंट को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे वर्ग निकालने की विधि, ये सभी हम सारा बात कर लिए थे। यहाँ पे कुछ बात है, याद रखिएगा इसको। कुल तत्व की संख्या पीरियडिक टेबल में कितना है, 118 है। कितना, 118 है, जिसमें से कि धातु की संख्या 91, उपधातु की संख्या 7 और अधातु की संख्या कितनी है, तो 20 हैं। वर्ग उपवर्ग किस प्रकार से निकालते हैं वह सभी हमने बात किया था। इसके अलावा हम देखते हैं ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे समझिएगा। कुल मिला के देखें तो ब्लॉक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, अर्थात S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, अर्थात यह वर्गीकरण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया था, उन सभी वीडियो को आप भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है, और यहाँ पे हम ब्लॉक की संख्या कितनी बता रहे हैं, 4, यानी कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। याद रखना है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार हम निकाल सकते हैं। जब हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने बात किया था कि जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या 2n² के आधार से हम निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पे n क्या है, तो n दिए हुए परमाणु के कक्षक होते हैं। अगर हम k साल का बात करें, m सेल का, n और n सेल का, तो यहाँ पे सेल की संख्या कितनी है, यहाँ पे सेल की संख्या 4 है, k, l, m और n। अगर k सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन का बात करें तो यहाँ पर n का मान हम कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी कि k सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होंगे, 2 होंगे। फिर l सेल का बात करें तो l सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुने ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 गुने 4 बराबर 8। फिर हम अगर m सेल का बात करें तो m की संख्या कितना लेंगे, 3, चूँकि ये तीसरा कक्षा है। अगर m का बात करें तो m बराबर 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 18। और फिर n सेल का बात करें तो 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 हो जाएगा। अर्थात k सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 2, l सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 8, m सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 18 और n सेल में मैक्सिमम रह सकने वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 32। तो यहाँ पे जो आपका छोटा है यानी कि जो KL M तक है इसको हम क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। लेकिन जैसे ही n सेल का बात करते हैं यानी कि जो आपका 6ठा और 7वां जो है आवर्त वहाँ पे 32 एलिमेंट रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ आवर्त कहेंगे। कहीं कहीं m सेल को भी दीर्घ आवर्त कहा जाता है। यानी कि हम कहें तो आपका 5वां जो होता है, 5वां जो आवर्त होता है यानी कि चौथा और 5वां, उसको भी हम कई बार क्या कहते हैं, तो आपका दीर्घ आवर्त के अंतर्गत रख देता है। कहने का मतलब है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 18 हो उसको भी हम दीर्घ आवर्त के अंतर्गत कई बार हम रख लेते हैं। तो आपका 6 और 7 हो गया जिसमें कि मैक्सिमम रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 32 और आप 4 और 5 ले लीजिए तो वहाँ पे 18 जो है इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, तत्व देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें हम तो m सेल को भी हम 18 जो है वहाँ पे कंसीडर करके रख सकते हैं, अर्थात यहाँ भी हम दीर्घ एलिमेंट इसको मान सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है
कि देखिए अंतिम कक्षा में अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अतः इसे हम लघु आवर्त कहते हैं। चौथा आवर्त जो होता है, चौथा आवर्त एवं पांचवा आवर्त में 18 तत्व होते हैं एवं इन्हें हम दीर्घ आवर्त कह सकते हैं। साथ ही छठा और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। और सातवें का बात करूं तो वहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके बाद भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं, अर्थात जो 8वां ग्रुप है या फिर जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, तो 18वां जो ग्रुप है या जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, उसमें अभी ऑर्गेनिज्म सबसे लास्ट वाला 118वां एलिमेंट है। बाद में उसको खोजा जा सकता है तो एलिमेंट की संख्या बढ़ सकती है। अर्थात छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व है और इससे हम क्या कहते हैं तो दीर्घ आवर्त के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम यहाँ पे एस ब्लॉक का बात करें तो यहाँ पे जो रह सकने वाले एलिमेंट है उस सब के बारे में समझते हैं। तो ये एस ब्लॉक के तो तत्व हैं, तो इन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह एस कक्षा में प्रवेश करती है और आवर्त सारणी के समूह 1 और 2 यानी कि 1A और सेकेंड ए इस ब्लॉक के अंतर्गत होता है। अर्थात समूह 1A जिसको हम क्या कहते हैं एल्कली मेटल, और सेकेंड ए जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, यह दोनों के दोनों क्या होता है तो यह दोनों के दोनों एस ब्लॉक के क्या हैं तो वो सदस्य हैं। अर्थात आवर्त सारणी का समूह सेकेंड या फिर इसको 2A सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वह कहलाता है। और एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है तो क्षारीय धातु के लिए उत्कृष्ट होता है तथा क्षारीय धातुओं के लिए उत्कृष्ट गैस NS2 होता है। तो उत्कृष्ट गैस NS1 याद रखिएगा और NS2 याद रखिएगा, यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के लिए उत्कृष्ट गैस NS1 और क्षारीय मृदा धातुओं के लिए उत्कृष्ट गैस NS2 होता है। ये नर्म धातुएं प्रबल धन विद्युती तथा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो जितना भी आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वह क्या होता है तो यह धन विद्युत और क्षारीय ऑक्साइड बनाने का काम करता है। यहाँ पे 1A के एलिमेंट का बात करें तो देखिएगा क्या है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, और ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो यहाँ पे देखिएगा इस वर्ग में केवल एक अधातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है तो यह एक प्रकार का अधातु है, बाकी यहाँ पे सारे के सारे है धातु देखने को मिलता है। हीलियम एस ब्लॉक में ही आता है, इस बात को याद रखिएगा। स्पेशली हीलियम किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा सेकेंड 2 का जो एल्कली अर्थ मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल, इसके बारे में देखिएगा तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम और ये सभी के सभी क्या है तो यह सभी के सभी एल्कली अर्थ मेटल है और यह भी एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सारे एलिमेंट होते हैं। आइए अब हम पी ब्लॉक का अगर बात करें तो जब हम आपका पीरियडिक टेबल का चार्ट के माध्यम से समझा रहे थे तो वहाँ भी हमने इन सभी बातों का जिक्र किया था। अर्थात पी ब्लॉक का बात करें तो पी ब्लॉक में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है और इनके संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन होते हैं NS2 NP1 से लेके 6 तक। क्लियर, ठीक। यहाँ पे आवर्त सारणी में समूह 13 से लेकर के 18 तक यानी कि 3A से लेकर के 8A पी ब्लॉक तत्व होता है और यह अकेला ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु और उपधातु यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड सभी देखे जाते हैं। इस ब्लॉक में भारी सदस्य अक्रिय युग्म इनर्ट पेयर इफेक्ट अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, अर्थात इनमें निम्न संयोजकता अधिक अस्थायी है। यानी कि यहाँ पे उदाहरण का बात देखें, देखिए इसको डिटेल में एक बार देखें। इस ब्लॉक के भारी सदस्य अक्रिय युग्म प्रभाव यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट दर्शाता है और यहाँ पे इनमें निम्न संयोजकता अधिक अस्थायी होता है। उदाहरण के तौर पे लेड का बात करें जिसको कि हम पीबी एग्जाम्पल में ये संकेत से दर्शाते हैं तो पीबी के लिए 4+4 संयोजकता की अपेक्षा +2 संयोजकता अधिक अस्थायी होता है। फिर हम यहाँ पे थैलियम का बात करें जिसको कि संकेत में Ti बोलते हैं, यहाँ पे +3 संयोजकता की अपेक्षा +1 संयोजकता अधिक अस्थायी होता है। ठीक, ये सभी इसके जो हैं ये तत्व हैं
13 के, जैसे कि बोरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके अलावा फिर गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। फिर 14 क्या है, कार्बन, सिलीनियम, जर्मेनियम, टीन और लीड। इसके अलावा 15 का जो ये है वर्ग 15 का तत्व वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मथ। और 16 का जो है वह है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम। इसके बाद 17 का देखें तो ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसको हमने क्या कहा, बोरन परिवार। इसको हमने क्या कहा, कार्बन परिवार। ये सभी क्या हैं, ये सभी जहरीले गैस हैं। ये सभी क्या हैं, जहरीले गैस हैं। और ये सभी क्या है, चेलोजन परिवार है। क्या है ये, चेलोजन परिवार। और ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं हैलोजन परिवार। क्लियर। और इनकी विशेषता क्या होता है, सबसे अधिक क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, अर्थात अभिक्रिया के लिए यह आतुर होते हैं। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चाहता है कि किसी से हम साझा कर ले या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी हम अष्टक को पूरा कर लें। तो बात क्लियर हो गया। आइए आगे हम चलते हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक का बात करते हैं। तो देखिएगा डी ब्लॉक, इस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकरी इसके अतिरिक्त होता है। यानी कि डी ब्लॉक में तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, अर्थात संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 से लेकर के 10 तक होता है। ठीक, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, अर्थात आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्व देखे जाते हैं। और डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जब हमने चार्ट के माध्यम से बताया था तो बताया था कि डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या होता है, मेटल होता है। संक्रमण धातुओं की 3 श्रेणियाँ 3D यानी कि और 4D श्रेणी ये सभी क्या हैं, और 5D श्रेणी ये सभी क्या हैं। इसको यहाँ पे संक्रमण धातु की 3 श्रेणियाँ हैं, एक 3D वाला, दूसरा 4D वाला और तीसरा 5D वाला। ये क्या है, ये संक्रमण धातुओं की 3 श्रेणियाँ हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हैं यहाँ पे एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में क्या होता है, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट हैं उसको यहाँ पे रखा जाता है। अर्थात एफ ब्लॉक को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे लेंथिनाइट वाला, जहाँ पर कि लेंथेनेनम जो तत्व है उससे आगे के 14 एलिमेंट रखा जाता है। और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइड्स, अर्थात एक्टिनियम से आगे जो 14 एलिमेंट है उसको यहाँ पे रखते हैं हम। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ये एक्टिनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, अनियमित होता है। इस ब्लॉक के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लें, फिर आपको हम बताते हैं। तो इस ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। और यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व मानव निर्मित अर्थात मानव द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया है। अतः इन्हें ट्रांजीनियम या संश्लेषित तत्व यानी कि ट्रांसजेनियम या सिंथेसिस एलिमेंट भी कहते हैं। ये सभी तत्व रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रेडियो सक्रिय एलिमेंट क्या होता है, अर्थात जो 82 से अधिक वाले जो एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं उसके नाभिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए वो अपने नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणों की उत्सर्जन करते रहता है। तो यह बात रेडियो एक्टिव वाले यूनिट में भी हमने बताया था। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एलिमेंट का नाम दिया है, वो याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होता है, जनरल कंपटीशन में उतना पूछता भी नहीं है। यहाँ पे है देखिएगा, एस और पी ब्लॉक के तत्व सामूहिक रूप से यहाँ पे निरूपक तत्व कहलाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये Hg हो गया, फिर जिंक हो गया, कॉपर हो गया, स्कांसियम हो गया आदि डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। साथ ही केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके एस, डी और एफ ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं, तो
तो धातु हैं। तो हमने क्या कहा, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अधातु है। तो यह था हमारा पीरियोडिक टेबल का एक ब्रीफ अध्ययन। कल जो है हमने आपको केवल चार्ट के माध्यम से लिख के बताया था, आज उसका थियरी वाला भी पार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे, और आप सब इस चैनल पे बने रहिए। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। थैंक यू।